कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? अच्छा, एक प्रॉब्लम दिए थे नहीं? ये हीट ट्रांसफर का कौन सा लेक्चर रहेगा एवरीवन? ये लेक्चर सेकंड है। ओके। एक क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जिनके पास भी घर पे हैं एच सी वर्मा है वो वहाँ से लिख लीजिए, बाकी लोग को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक पेज नंबर है, वॉल्यूम सेकंड का पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 33। और आप लोग लिख लीजिए, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो through a cross section of the rod as shown in figure. Thermal conductivity of the material of the rod is K. Thermal conductivity of material of the rod is K. Question number 33. Question number, कि आप लोग के पास एच भी नहीं है घर पे? ओके, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो। व्हाट द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो? डी क्यू बाई डिग्री, डी क्यू बाई, और डी क्यू बाई डी टी क्या? आई। डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड व्हाट? करंट। कौन सा करंट? हीट करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले हैं या हीट करंट, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, राइट? Find the rate of heat flow through a cross section of the rod shown in figure. Thermal conductivity of material of the rod is K. कुछ नहीं है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा एवरीवन, करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है। 9th क्लास या 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, राइट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, और इसका रेसिस्टेंस R है, और बोल दिए VA ग्रेटर देन VB, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? तो करंट कैसे 10th क्लास में निकालते थे? ओम्स लॉ, यही करते थे ना, VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू क्या करते थे? VA माइनस VB बाई R। एग्री? भाई सेम सिचुएशन है, यहाँ पे था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सोचना है। यहाँ पे बोलेंगे थर्मल रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे? R रहेगा मेरा थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है ना? और ये है मेरा टेम्परेचर θ1, और ये है टेम्परेचर। क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है। ओके, ओरिजिनल क्वेश्चन में θ2 ग्रेटर देन θ1 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हीट का फ्लो कहाँ से होगा? θ2 से θ1, और ये θ2 और θ1 को कांस्टेंट बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे कैसे VA VB वेरिएबल रखते हैं, कांस्टेंट बना कर रखे हैं, वैसे ही यहाँ पे ये क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे इसका नाम क्या बोल देंगे? थर्मल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मल पोटेंशियल, करेक्ट है। तब I इक्वल टू क्या लिखिएगा? जस्ट सिमिलर टू दिस वन, θ2 माइनस θ1 और डिवाइडेड बाई R, ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब सर अगर R निकल गया तो हम लोग काम बन जाएगा। R निकालने का तरीका अगर समझा देंगे तो काम हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक आइए, देखिए वो फार्मूला तो हम लोग जो लिखे हैं डी क्यू बाई डी टी वो तो है ही सही,
बट डी क्यू बाई डी टी जो फार्मूला लिखे हैं वो लिखे क्या हैं? जब फार्मूला बोलिएगा तो जो हम लोग पढ़ाए थे आपको, डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई व्हाट, डेल्टा टी इक्वल टू क्या था? बोलिए, माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, या इसको आप डी टी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, डेल्टा टी बाई एल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे एल क्या है? डेल्टा टी के बीच का लेंथ, राइट। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस डेरिवेशन में वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो मैं डेरिवेशन कर रहा था उसमें वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर टेम्परेचर टू, तो लेंथ के अलॉन्ग मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। अरे मेरा क्वांटिटी क्या था? पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट है ना? जैसे उसको मेक इट पॉजिटिव के लिए मैंने ऐसे कर दिया था। इसी को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लें, इसके अंदर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको माइनस के ए टी टू माइनस टी वन बाई एल, फार्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं, जहाँ पे टी टू मेरा क्या था? लोअर टेम्परेचर, और टी वन क्या था? हायर टेम्परेचर। हम लोग टी वन से टी टू की तरफ जा रहे थे, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए थे उस क्लास में। अब इसको अगर एब्जॉर्ब कर दिया जाए, सिंस टी वन ग्रेटर देन व्हाट, टी टू, तो इसको एब्जॉर्ब कर देंगे तो नहीं रहेगा टी वन माइनस टी टू और डिवाइडेड बाई देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, एक के को नीचे ले आए, एल बाई के, राइट, और वन बाई के क्या है कि वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या है? तो वन बाई के क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। तो ये नहीं लगता कि आर का काम करेगा, यहाँ पे ए आर का काम कौन करेगा? वन बाई के एल बाई ए, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? रो एल बाई ए। रो क्या रहेगा? रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से ही मैंने फार्मूला दिखाया आपको कि ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट है या सेम ही है? सेम, लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, जो HCB का 33 नंबर प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर थीटा टू मेंटेन किया गया है, इसका थीटा वन, इस सरफेस का थीटा वन और इसका, तो अगर मैं पॉइंट ए और बी के बीच का अगर रेसिस्टेंस आपको निकाल के दे दें, करेक्ट, तो क्या डायरेक्टली हम लोग हीट करंट निकाल सकते हैं? क्या बोलकर? थीटा टू माइनस थीटा वन और डिवाइड बाई आर ए बी, और आर ए बी बोलें या आर बी ए बोलें, अलग बात या सेम बात? एक ही बात रहेगा ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट चल सकते हैं, पहले रेसिस्टेंस अलग निकाल लेते हैं, बाद में हीट करंट के लिए लगा देंगे फार्मूला। ठीक है ना एवरीवन? इसको इस तरीके से दो पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, और ये थीटा टू मेरा है और ये क्या है? थीटा वन है। तो सबसे बड़ा काम यहाँ पे क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान रहा हूँ और x इक्वल टू यहाँ पे L मान रहे हैं, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, R1 एंड R2, इसका रेडियस है R1 और इस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस है R2। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपका इस फार्मूला से काम चल पाएगा, R इक्वल टू रो एल वाई ए डायरेक्ट लगा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है। अलोंग द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे x पे एक dx थिकनेस का स्लैब इमेजिन करेंगे। दिस स्लैब इज जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल, दिस थिकनेस इज व्हाट dx, और इसका रेडियस मान लेंगे y। क्या मान लेते हैं? y, करेक्ट। तब यहाँ पे और इसका निकालते हैं dr। dr क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर थिकनेस आप बहुत कम लिए हैं, राइट। तो dr इक्वल टू, लेकिन क्या यहाँ पे इसका रो चेंज होगा? रो तो मटेरियल का होता है ना, तो रो और एल के जगह पे क्या लिखेंगे? tx का ऐसे हैवी डालिएगा, वहाँ पे आप लेंथ लिखते हैं तो मॉडुलस लगाने का। ये दूसरी बात है कि वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर dx पॉजिटिव है, बट dl एक्चुअली है क्या? रो dl बाई ए के लिए क्या लिखेंगे? इसका रेडियस बाई मान लिए हैं, एग्री ना? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं इसका बात कर रहा हूँ भाई। तो आपको नहीं था कि दिस वन इज जस्ट लाइक ए क्वाइन, दिस लाइक जस्ट लाइक ए व्हाट? क्वाइन। 1 रुपये का सिक्का का इमेजिन कीजिए दिमाग में, तो उसका थिकनेस यहाँ पे dx है और उसका रेडियस को बाई मान लीजिए, करेक्ट। और सिक्के के दोनों सरफेस के बीच का मैं रेसिस्टेंस निकाल रहा हूँ, करेक्ट है ना एवरीवन? तो r इक्वल टू क्या करेंगे? पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। जोड़ने के पीछे का वजह क्या था कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी इस टाइप का है, ऑल आर इन सीरीज। ऑल आर इन व्हाट? सीरीज में क्या करते हैं? सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट करते हैं। 1/r करके जोड़ते हैं या डायरेक्ट r करते हैं? डायरेक्ट r करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करने के बाद dr के बदले क्या लिखिएगा? रो dx बाई पाई। यहाँ तक देखिए तो मैं सही हूँ? dx, बट प्रॉब्लम क्या हो गया? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बट वेरिएबल क्या है? y है। तो या तो dx को dy के रेस्पेक्ट में टर्न कर दें, पाई बाहर ले आते हैं, पाई तो कांस्टेंट ही है, राइट। तो या तो हम लोग dx को dy के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो y को x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो पाएगा? चलिए कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो 11th क्लास के बच्चे इसको ध्यान से यहाँ सुनिएगा। ये प्रॉब्लम दोबारा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए ए वैल्यू कितना? R2 माइनस OMN, और यहाँ पे ए वैल्यू कितना? ए वैल्यू कितना रहेगा? y माइनस R1, करेक्ट। इसका नाम P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए, और ए एंगल अल्फा मान लीजिए। तो क्या ट्रायंगल OPQ और ट्रायंगल OMN सिमिलर ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। और उतना सिमिलर ट्रायंगल नहीं भी समझते हैं तो ये लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, और tan अल्फा ऑल्सो इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना। तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू
R2 माइनस R1, इसका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ है, लेंथ इज कैपिटल L। देखिए तो A लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू बाई माइनस R1, अब बाई x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल में, यहां देखिए भाई, इस ट्राइंगल में tan अल्फा इक्वल टू बाई माइनस R1 बाई एक्स, इस ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल में R2 माइनस R1 बाई L। क्या यहाँ से x को बाई के टर्म में या बाई को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 तो y इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स अब प्लस R1। इलेवेंथ क्लास के बच्चे अभी बस इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। बाद में आप इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या इसको मैं यहाँ पे करके दिखा भी दूंगा। बाई के बदले इतना लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बाई L। अच्छा, बता ही देंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। अब वेरिएबल भी क्या है, x। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, और जो भी क्लास में 12th क्लास के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो इंटीग्रेशन जस्ट पढ़े हैं, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर बताइए। इलेवेंथ क्लास के भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सर, इंटीग्रेशन कैसे होगा, या हो जाएगा? देखिए एक बार दिखा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, बाकी 12th क्लास का स्टूडेंट करते रहिए इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए आप लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? सर ये तो बहुत आसान है। वेरी गुड। बट ये अगर इंटीग्रेशन बोल दें 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करेक्ट है ना? कुछ ऐसा ही है ना भाई, दिस वन इज कांस्टेंट जस्ट लाइक 3 एंड दिस वन इज ऑल्सो कांस्टेंट, करेक्ट? तो क्या इस फॉर्मेट को मैच करता है? तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ व्हाट। इंटीग्रेशन पढ़ना है कब? 12th में, तो वहाँ जाके पढ़िएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए आप z मान सकते हैं, और इसको अब dz बाई dx कीजिए। z इक्वल, इसके बदले क्या मान लेंगे एवरीवन? 11th क्लास का स्टूडेंट ऐसा रहेगा तो ऐसा मानते हैं, ठीक है। और dz बाई dx, और देखिए मुझे लगता है मोटा मोटी, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा 12th क्लास का स्टूडेंट, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जा रहा था तो नहीं लगता कि कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कुछ सर्टेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहता है कि इसमें ये मानते हैं। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जस्ट लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर्टेन फॉर्मेट है, उसको रटना ही पड़ेगा। कोई है उसमें, मतलब उसमें रटिएगा तो ज़्यादा आप एक्सलेंट कीजिएगा।
मतलब उसको सर्टेन टाइप के लिए सर्टेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रखा रहता है। अब फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय क्या रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी रहता है, कहाँ पे कैसे लगाना है, मतलब वो मोटा मोटी अबाउट 50 है डिफरेंट सिनेरियो, और उसमें फिर आपको याद रखना है। और नाम ही है इनडिफिनिट, क्या है, डिफिनिट या इनडिफिनिट, इनडिफिनिट है। चलिए कोई बात नहीं है। तो dz बाई dx क्या हो जाएगा 2, करेक्ट है ना। तो dx इक्वल टू क्या लिखिएगा, dz बाई 2 लिख सकते हैं, ओके। तो dx का मतलब dz बाई 2 लिख दिए, और इसके बदले क्या लिखेंगे, z मान लिया है ना, 1/2 बाहर ले आते हैं इस 2 को, करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन आपसे होगा या नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इतना आसान था। z के पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए। ये तो इस फॉर्मेट पे सेट हो गया भाई, हाफ क्या लिखे हैं, z के पावर -1 और डिवाइड बाई -1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -12 z, करेक्ट ना, -12 z। और z का वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए जो माने थे, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, -2x + 3। तो फास्ट होने, इतना आसान था। अब फास्ट होने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको K1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, K1, इसको क्या मान लीजिए, R1 रहने दीजिए। अब तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया है कि इंटीग्रेशन होने के बाद क्या रहेगा। आपको नहीं था कि ये जो कोफिशिएंट था वही यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे था वही यहाँ पे नज़र आ गया है। तो जो इतना सिखाने का मेन पर्पस रहा कि इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, और लिमिट पुट करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट तो पुट कर सकते हैं ना। आंसर तो नहीं देख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट पहले रेसिस्टेंस निकालूंगा। तो रो बाई पाई पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखिए। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा यहाँ तक सही है, सही है। लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, ये है ना, पहले ए पुट करेंगे तो ए और कैंसिल, तो R2 - R1, ए माइनस तो बिल्कुल इस माइनस को बाहर निकाल दिया जाए क्या, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या रहने दीजिए। पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, माइनस ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए माइनस माइनस बिकम्स प्लस, लोअर लिमिट पुट करने का टाइम पे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब R इक्वल टू रो L बाई पाई R2 - R1, 1/R1 - 1/R2, 1/R1 माइनस कितना हो जाएगा
R2 माइनस R1 और डिवाइड बाई R1 R2, ए और ए आपस में कैंसिल, तो रहेगा क्या R इक्वल टू रो एल बाई पाई R1 R2। श्यामला आप ऑनलाइन हैं? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एग्जैक्टली एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे यहाँ पे 12th क्लास के बच्चे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन सोच लिया था, जो कि नहीं सोचना चाहिए था। ऐसे करने से काम चल जाता। ठीक है, सब कुछ सही है ना? आफ्टर पुटिंग द लिमिट इतना ही रहेगा ना वैल्यू। तो इसमें सबसे बड़ा काम क्या था? रेसिस्टेंस निकालना। सबसे बड़ा काम क्या था? उसके बाद जो काम करना है वो तो बहुत आसान काम है। क्या काम करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? हीट करंट आई डी क्यू बाई व्हाट? डी टी। इसलिए क्या लिखेंगे? टेम्परेचर पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या टेम्परेचर पोटेंशियल, और हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से θ2 माइनस θ1 और डिवाइड बाय व्हाट? आर। तो θ2 माइनस θ1 और आर का वैल्यू रो एल बाई पाई R1 R2। तो आंसर हो जाएगा पाई R1 R2 बाई θ2 माइनस θ1 रो एल। यही तो आंसर आना चाहिए। और आंसर भी यही है। बस वहाँ पे आंसर में डिफरेंस ये है कि 1 बाई रो के बदले के लिख दिया गया है। 1 बाई रो के बदले तो के दिया हुआ था, तो आंसर के टर्म में ही बोलेंगे। ठीक है, तो के पाई R1 R2 θ2 माइनस θ1 और डिवाइड बाई। नीट का डिजर्व करता है नहीं करता है? नहीं, हाथ जोड़ लिए भाई। इसमें मैथमेटिक्स के अलावा कुछ था? ये फार्मूला नीट को डिजर्व करता है नहीं करता? वो बताइए तो। ये करता है, जेई में इनको डिजर्व करेगा? कुछ नहीं था भाई, इंटीग्रेशन इतना आसान इंटीग्रेशन था, जेई में इनको क्यों डिजर्व करता? अब नहीं रिवीजन करके जाइएगा तब तो बिल्कुल कुछ भी डिजर्व नहीं करेगा। इसको हटाया जाए? इसको हटाएं? जिस चीज़ से जितना दूर भागिएगा वो आपका उतना ही पीछा करेगा। तो आप इसमें से दूर भाग रहे हैं, तो इसी पे इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सब लोग सोच रहे थे सर इस टाइप को तो आएगा नहीं, नीट टाइप का भी लिया जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन लिखा जाए, टू थिन कॉन्सेंट्रिक सेल एक मिनट स्टूडेंट। टू थिन कॉन्सेंट्रिक सेल मेड फ्रॉम कॉपर, सेल है, समझ रहे हैं ना? सेल SHELL। भाई फिजिक्स में थोड़े बायोलॉजी का सेल मैं यूज करूँगा, हालांकि केमिस्ट्री में हो जाता है। केमिस्ट्री में होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक है, और वाइट एक क्वेश्चन है, जितना भी बैक्टीरिया है, मतलब सॉरी हम लोग का बॉडी का जो सेल है वो एक बैटरी है, राइट? यहाँ पे कट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जाता है ना यहाँ पे, ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ आयंस। तो आयन का मूवमेंट भाई किससे होगा? बिना पोटेंशियल डिफरेंस का होगा?
नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। एनीवे, टू थिन कॉन्सेंट्रिक सेल मेड फ्रॉम कॉपर विथ रेडियस R1 and R2, R1 and R2 have a material of thermal conductivity, have a material of thermal conductivity K filled with between them, thermal conductivity K filled between them, full stop. The inner and outer sphere are maintained at temperature. The inner and outer spheres are maintained at a temperature T1 and T2 कर लीजिए, T1 and T2 respectively. By उसमें कंटिन्यू, by keeping a heater of power P, by keeping a heater of power P at the center of two sphere, by keeping a heater of power P at the center of two sphere, find the value of power of the heater. मैं बता दे रहा हूँ, अगर सेंटेंस नहीं समझ बना पाए हैं तो मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो हॉलो स्फीयर है, ए भी हॉलो स्फीयर और कॉन्सेंट्रिक है, इसी को सेल बोल रहा हूँ। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2 और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। और T1 T2 कांस्टेंट है टाइम के साथ। T1 T2 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, कि यहाँ पे इस जगह का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जितना यहाँ से एनर्जी आ रहा है उतना एनर्जी यहाँ से जा रहा है उसी टाइम पे, तभी ऐसा हो सकता है। अगर 10 जूल आ रहा है तो 10 जूल जाना पड़ेगा। 10 जूल आ रहा है और 8 जूल जाएगा तो क्या T1 रहेगा या टेम्परेचर चेंज होगा? इसका मतलब T1 और T2 कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ से हीट करंट जितना इस सर इन कर रहा है, जितना यहाँ से यहाँ पे हीट करंट जितना इन कर रहा है उतना ही यहाँ से इसका इनर सरफेस से जितना इन कर रहा है उतना ही इसका आउटर सरफेस से आउट हो रहा है। इसका मतलब और यहाँ पे यहाँ का करंट का वैल्यू, हीट करंट का, और यहाँ पे हीट करंट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसका सोर्स, इसके सेंटर पे एक पावर सोर्स रख दिया गया है, हीटर पॉइंट सोर्स, और जिसका पावर कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है। करेक्ट? तो यहाँ देखिए, और यहाँ से तो कि कोई किसी पॉइंट सोर्स से एनर्जी सिमेट्रिकली जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ से इस पॉइंट सोर्स से 10 जूल पर सेकेंड गया तो इस सरफेस से कितना पास करेगा? चारों तरफ मिलाकर, राइट, 10 सेकेंड पर सेकेंड। यहाँ से भी कितना जाएगा? 10 सेकेंड पर सेकेंड। और यहाँ से भी कितना जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट पे। मतलब ये सरफेस हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। करेक्ट है ना? तब आपको इसका P का वैल्यू बताना है। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है। अच्छा, इतना बात समझ में आया कि इस क्वेश्चन से T1 और T2 में T1 ग्रेटर देन T2 रहेगा। इतना समझ में आ गया है भाई? T1 ग्रेटर देन T2 है तो I का वैल्यू क्या, हीट करंट निकाल लेंगे। कैसे सर? T1 माइनस T2 बाई R कर देंगे। एक मिनट पहले रुक जाइए। T1 माइनस T2 बाई R कर सकते हैं?
यहाँ से जो हीट करंट जा रहा है, करेक्ट। इसका मतलब इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का अगर रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का अगर रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अगर आपको समझा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो बस इसके बीच का हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। एक मिनट, अरे जो निकालेंगे वो क्या है बोलिए, हीट करंट जूल पर सेकेंड। अरे यही तो पावर, हीट इसका पावर रहेगा, इसका पावर का सोर्स जो यहाँ पे जूल पर सेकेंड मिलेगा वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है। तो यहाँ का आई का वैल्यू और यहाँ का पीक, यहाँ पे सोर्स का जूल पर सेकेंड का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। कहने का सेंस है इनडायरेक्टली आपको आई पूछा गया और आई ही यहाँ पे क्या रहेगा भाई, पावर ऑफ द सोर्स रहेगा जो कि सेंटर पे है, करेक्ट। तो मेन यहाँ पे गेम किसका है, रेसिस्टेंस निकालने का, करेक्ट। निकालिए, ट्राई तो कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए लिख सकते हैं आई इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई आर। इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक मटेरियल भर दिया गया है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, एक मिनट, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है के, करेक्ट। तो यहाँ से सरफेस, इस सरफेस का नाम अगर मैं यहाँ पे नाम ए देता हूँ, यहाँ पे नाम बी देता हूँ, तो ए और बी सरफेस के बीच का ये जो मटेरियल भरा गया है उसके बीच का रेसिस्टेंस अगर आपको निकाल दें, करेक्ट, तो हम लोग का काम बन जाएगा। और यहाँ पर रेसिस्टेंस निकालने के बाद आई निकालेंगे तो आई को पढ़े हैं क्या बोलिए, जूल पर सेकेंड, करेक्ट। तो ये जो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू और यहाँ पे आई का वैल्यू, यहाँ पे हीट करंट का वैल्यू इस सरफेस पे और सरफेस बीच पे हीट करंट का वैल्यू डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। सेम रखने का पीछे का वजह कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हो थर्मल इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, मतलब इसके हर क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इसके हर एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। रेडियली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, रेडियली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बट पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आई का जो यहाँ पे इन कर रहा है उसका सोर्स तो भाई ये यहाँ पे जो सेंटर पे रखा हुआ है क्वेश्चन में वो हीटर है। तो यहाँ के आई का वैल्यू और यहाँ से जो आई जा रहा है डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और आई ही क्या है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड कोई तो बोलता है पावर, क्या बोलते हैं। तो आई निकालने का मतलब आप पावर निकाल रहे हैं, करेक्ट। नहीं बनना कोई बात नहीं है, ट्राई तो कर सकते हैं भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। रेसिस्टेंस क्या आया है, पूरा आंसर पी का वैल्यू बताइए, पूरा आंसर के टर्म में पी का वैल्यू बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आंसर भी आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत हिंदी से बन गया।
भाई एक बार क्वेश्चन समझाने के बाद क्वेश्चन बनाने के टाइम एकदम बनाने का भूख रहना चाहिए कि हाँ कैसे एकदम अच्छा लगना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ ये है यहाँ देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको आया होगा सर क्रॉस सेक्शनल, यहाँ देखना है जिसके थ्रू करंट जा रहा है तो करंट तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ना स्टूडेंट, करेक्ट है ना। इन सब का मिलाकर टोटल आई ना, यहाँ पे अगर यहाँ से गया आई तो वो आई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पूरा वैल्यू मिलाकर कितना आई। और जिस तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ देखना है सॉल्यूशन, तो इस क्रॉस सेक्शनल ये जो मेरा एरिया है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनफाइनाइट। बट ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन सीरीज, ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सीरीज में, क्यों है करंट सेम है, करंट सेम क्या है बट टेम्परेचर डिफरेंट है। करंट सेम है, यहाँ का T1 यहाँ का T2 है तो यहाँ पे T1 डैश T3 ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर सर अगर एक मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ पर दूसरा मानिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा सबके थ्रू करंट तो सेम है बट उस सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट है, राइट। इसका मतलब है कि जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल या सीरीज। पहला तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर सीरीज में रहेगा तो पहले हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन करेंगे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, कितना थिकनेस का बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दिमाग में आया था कि ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये पहले बात आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं R1 और R2 के बीच में x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, करेक्ट। तो ऐसे आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट कि इस ये तो क्या है, ये जो सरफेस है वो तो मेरा स्फेरिकल सरफेस है, इसको कट करके अगर फ्लैट सरफेस बनाते हैं तो भाई S1 से S2 के तरफ ही तो करंट जा रहा है। तो अगर फ्लैट सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए रो एल बाई ए, तो एल का काम कौन करेगा dx करेगा, करेक्ट है। और ए का काम कौन करेगा, स्फेरिकल सरफेस है तो क्या रहेगा, करेक्ट है ना। और उसके बाद इंटीग्रेट क्यों करेंगे, डायरेक्टली क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज। तो जो भी कांस्टेंट उसको, ये तो इंटीग्रेशन और भी आसान था, 1/x², करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन से ज़्यादा आसान था। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो कितना हो जाएगा ρ/4π, लिमिट पुट करने के बाद बोलिए वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, R2 - R1 और डिवाइड बाई R2। अब आपसे I नहीं निकल जाएगा, I इक्वल टू क्या रहेगा, T1 - T2 और डिवाइड बाई R2 - R1 4π R1 R2। तो 2-3 अगर 2 प्रॉब्लम में इतना हम लोग फ्लो में आ गए, इस टाइप का 5 प्रॉब्लम बना लिया जाए तो वेरिएबल सरफेस एरिया का आइडिया मिल जाएगा ना कैसे, हाउ टू प्रोसीड। तो हो जाएगा 4π R1 R2 T1 - T2 R2 - R1, और 1/ρ के बदले कितना लिख दीजिए, k लिख दीजिएगा, वही तो आंसर था।
तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सर प्रोसीड कैसे करें। तो देखते हैं प्रोसीड करने के लिए सीधे मैं यहाँ इसमें इतना लाइफ आसान कर लिए, ये कर देना है करंट का फार्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़े हैं उसी का यहाँ पे एनालॉग ले रहा हूँ, राइट। हो जाएगा ना। तो इस टाइप का वेरिएबल रेडियस का अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्वेश्चन अगर HC में मिलेगा तो प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए ठीक है। हो गया एवरीवन, हटाया जाए। अब इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि उस एडवांस में इसको कैसे टफ बनाया जाएगा। एडवांस में टफ सिर्फ एक पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं मिक्स कर दिया जाता है तो टफ बन जाता है। पार्टिकुलर चैप्टर ऐसा रहेगा कि सपोज कीजिए एक रॉड है, इस रॉड को किसी गैस के चैम्बर में डाल दिए, अब इस गैस का कुछ पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ से हीट का फ्लो हो रहा है, करंट का, हीट करंट का, तो मिक्स करने से या इसी में जानबूझ के मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो वो अलग मैटर हो जाएगा। या यहाँ पे बर्फ़ का एक टुकड़ा है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है, यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 है, आप पूछा जाएगा इतना टाइम में कितना बर्फ़ मेल्ट करेगा या उसका फिर क्या होगा। तो बस क्वेश्चन को जानबूझ के क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आप जानते हैं फिर भी R1 R2 बस इतना बता दीजिए। R इक्विवेलेंट क्या होता है, पक्का निकल जाएगा। देखिए इसको किस में बोलते हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है, कौन सा करंट, सब जो भी करंट बोलिए, हीट करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ पे ये राइट टाइम नहीं है। करेक्ट है ना। ये है R1, ये है R2। ये तो पता नहीं कि यहाँ से I इन करेगा तो यहाँ से I ही आउट होगा, राइट। और इसको किस में बोलते हैं, क्यों पैरेलल बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल का डिफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर सेम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द क्या रेसिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इसका हायर टेम्परेचर एट कॉमन टेम्परेचर रहेगा और इसका लोअर टेम्परेचर एट कॉमन टेम्परेचर रहेगा, यही है ना। वहाँ पे बोलते हैं हायर पोटेंशियल एट कॉमन पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एट, तो यहाँ पे बोलेंगे हायर टेम्परेचर पोटेंशियल एट कॉमन पोटेंशियल एंड लोअर टेम्परेचर पोटेंशियल एट कॉमन पोटेंशियल। वहाँ पे पोटेंशियल बोलते थे, पोटेंशियल का यहाँ दूसरा नाम क्या हो गया, टेम्परेचर, करेक्ट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एवरीवन, R1 R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ऐसे निकालते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, लेकिन लास्ट में तो मिलेगा तो ये। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे T1 है और इस पॉइंट पे T2 है, ध्यान से सुनिएगा। और इसका A1 दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा स्टूडेंट, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ L1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1।
इसका यहाँ से यहाँ तक A2 दिया रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया रहेगा, लेंथ L2 और K2, ठीक है। और क्या दिया रहेगा, T1 एंड T2। बातों को समझिए। तो यहाँ का T निकल जाएगा, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ हाँ ना बोलते ही नहीं हैं आप लोग। बोले सर ट्राई कर सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। चलिए A और A और यहाँ T1 और T2, बस यही है अरेंजमेंट। A और A किस में, पैरेलल में है या सीरीज में है, ये तो पहचान सकते हैं। किस में है, सीरीज में है, करेक्ट। क्लास देखिए अगर मुझे बनाना रहा, अच्छा क्या इसका R1 निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। तो भाई I इक्वल टू, यहाँ देखिए I इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई R इक्वलेंट। कैलकुलेशन पार्ट बाद में कर लेंगे, बट R इक्वलेंट तो निकल जाएगा एवरीवन। एंड दिस इक्वल टू T1 माइनस T बाई R1 लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, आप लोग हाँ ना कुछ बोलते नहीं हैं, कोई समस्या है? तो यहाँ से फिर दिक्कत क्या है, ओनली अननोन इज T, ओनली अननोन इज व्हाट, T। T1 भी पता है, T2 भी दिया है, R इक्वलेंट निकाल लिया है। तो किसका यूज कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया है। तो क्या यहाँ से T निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का करंट के लिए क्या करेंगे, T1 माइनस T और डिवाइड बाई R1, और यहाँ से यहाँ के बीच का करंट। तो एक्चुअली में यहाँ पे हीट करंट और इसमें हीट करंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में है तो करंट तो सेम रहेगा। तो मैंने इसके बीच का करंट निकाल लिया और उसको किसके बराबर किया, यहाँ के बराबर, इन दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कर दिया। तो वहाँ पे ओनली अननोन इज व्हाट, T। यही आपके लिए बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा नीट का, ठीक है। अब इतना भी आसान नहीं है, कल 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, जब मैं बोलते रहता हूँ तो सुनिए ध्यान से। इसमें R1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कितना, यहाँ से निकाल कर। तो बट ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई वेरिएबल क्रॉस सेक्शन तो है नहीं। तो R1 R2 पुट किया तो थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेगा। जितना यहाँ पर आसान एक्सप्रेशन दिखाई पड़ा उतना आसान रहेगा नहीं, बट सॉल्व तो हो जाएगा। चलिए हाँ बोलिए स्टूडेंट, अब बोलिए। एक मिनट भाई, ये तो बहुत बेसिक बात है शुभांकर। अगर यहाँ पे ये बात नहीं समझे तो सच में अभी आपको सोचना पड़ेगा बैठकर, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग अभी इस फेज में हैं। समस्या कहाँ पे होता है कि सब्जेक्ट को किसी और जोन में ले जाके सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट का बात पढ़ रहे हैं। मैं पहले ही बोल दिया कि कंडक्शन को बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी मानकर सोचिए। क्या मानकर सोचिए? तो भाई यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये है V1, अरे क्या है भाई, आई रेसिस्टेंस R1, ये क्या है R2, करेक्ट। तो इसका V1 है तो इसका भी V1 रहेगा, जहां पे R1 R2 जुड़ा हुआ है। मैं टेम्परेचर इस सरफेस का बोला ना T1, यहां पे अगर पूछेंगे इस क्रॉस सेक्शन का, क्या T1 ही रहेगा? पूरे रेसिस्टर को, एक मिनट, पूरे रेसिस्टर का, तब तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आप लोग बिल्कुल फंस जाएंगे।
मान लेते हैं कि आपके पास यूनिफॉर्म रेसिस्टर है। क्या है? यूनिफॉर्म रेसिस्टर जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस बोल दिया मतलब एक, और इसके बीच का पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट? अब तब बोल दिया कि यहाँ पे रेसिस्टर को यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल, रेसिस्टर के अंदर ही पूछ दिया आपसे, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 20 वोल्ट। तो हाफ में जाएंगे तो कितना होगा? रेसिस्टर का लेंथ कम करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी तो इसका नहीं लगता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट रहेगा? यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? उतना ही रहेगा या 10 वोल्ट रहेगा? 10। मैंने बोला था किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैंने ये नहीं बोला था कि अलॉन्ग द लेंथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बातों को सुना करिए और उसको लिखा कीजिए भी कि कहाँ पे क्या, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना? ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए है कोई रिजर्वर है जिसका टेम्परेचर T1 है, करेक्ट? और एक दूसरा रिजर्वर है जिसका टेम्परेचर T2 है। इस रिजर्वर का टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया। ऐसे ही माहौल बना रहे हैं, कुछ है नहीं। अरे दो रॉड है, इसका दिया रहेगा लेंथ L1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1। इसका लेंथ, इस डायग्राम में तो लेंथ सेम ही दिख रहा है, हालांकि लेंथ सेम नहीं भी रह सकता है, रिजर्वर ऐसा भी रख सकते थे, राइट? बट यहाँ के इस केस में थोड़ा डायग्राम बढ़िया दिखने के लिए लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकिन मैं वेरी कर रहा हूँ, ठीक है, A2 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2। अब तब यहाँ पे पूछेंगे यहाँ से इस रिजर्वर से इस रिजर्वर तक हीट करंट का वैल्यू क्या रहेगा? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या लिखिएगा सर? हीट, तो ए और ए, तो हीट करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। यहाँ से I1 और यहाँ से क्या? तो I1 प्लस क्या? आपको नहीं था कि दोनों में अलग अलग सोचने से अच्छा है कि इन दोनों को पैरेलल मान लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ही पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा। ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस और इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस डिफरेंट है या सेम है? सेम है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ व्हाट? पैरेलल। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और करंट, हीट करंट डिफरेंट है, करेक्ट? तो यहाँ पे I निकालने के लिए आप डायरेक्टली इसका यूज कर लीजिए, T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ये कर लीजिए। देखिए सेपरेटली I1 और I2 निकालेंगे और जोड़ेंगे और एक करेंगे, डिफरेंट वैल्यू आएगा या एक ही बात है? अलग वैल्यू आएगा? एक ही आएगा ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। 3 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, 3 आइडेंटिकल rods of length 1 meter each, having cross sectional area 1 centimeter square. 3 identical rod of length 1 meter each, having cross sectional area 1 centimeter square each, and made up of aluminum, copper and steel respectively, and made up of aluminum, copper and steel respectively, as shown in figure.
यहाँ तक लिख पाए एवरीवन? मैं डायग्राम बना देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 आइडेंटिकल रॉड है, ठीक है। रॉड आइडेंटिकल है बट बना हुआ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से है। ये है एल्युमिनियम। आइडेंटिकल कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। ये है स्टील और ये है कॉपर, और इसका टेम्परेचर 12 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, और इसका टेम्परेचर 4 डिग्री है। के कॉपर दिया हुआ है 400 वाट मीटर पर केल्विन। के स्टील दिया हुआ है 200 वाट मीटर पर केल्विन, पर मीटर पर केल्विन। और के एल्युमिनियम दिया हुआ है 200। चलिए, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ये मेरा जंक्शन है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो खास करके 11th क्लास के बच्चे, ड्रॉपर और 12th नहीं। यहाँ देखिए 11th क्लास का स्टूडेंट, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में कितना तक पढ़े हैं? ओम्स लॉ तो पक्का पढ़े थे, और आर इक्विवेलेंट पढ़े थे, और कुछ पढ़े थे? किसी पॉइंट पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना करंट आया है आता है उतना ही जाता है, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। कौन सा रूल? अच्छा, किरचॉफ लॉ भी नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए कोई एक जंक्शन है, ये डे टू डे लाइफ का है। वायर जोड़ते हैं ना, जैसे यहाँ से मेन एक वायर गया, वहाँ से बहुत सारा करंट का वायर लेके जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मेन करंट का सोर्स ये है, करेक्ट, और यहाँ से 2 अलग अलग वायर लेके गए हैं, इसमें I2, इसमें I1। तो जितना करंट आएगा इस पॉइंट से देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं, राइट। तो आने वाला करंट I है और जाने वाला करंट क्या है? I1 I2। तो रूल, इसको जंक्शन रूल का मतलब होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट? आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू, अगर एक मिनट, अगर ऐसा नहीं होगा करंट में, खास करके इलेक्ट्रिक करंट में, तो करंट किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट की वजह से। तो जितना चार्ज का फ्लो आ रहा है, और अगर यहाँ से उतना नहीं जाएगा तो नहीं, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, चार्ज जमा होने लगेगा, और चार्ज का मतलब मास जमा होगा। इसका मतलब वायर वहाँ पे वर्स्ट कर जाएगा, मोटा वायर हो जाएगा। तो कभी सम टाइम टचवुड ऐसा ना हो, बट सम टाइम्स अगर शॉर्ट सर्किट लगता है तो देखते हैं कहीं कहीं के वायर मोटा हो जाता है। मतलब क्या होता है, उसमें जितना चार्ज का आया उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो बस इसमें एक चीज़ बस याद रखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि किसी पॉइंट पे इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है? आउटगोइंग करंट। ठीक है, इतना याद रखने से काम चल जाएगा। और आप लोग तो सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को।
क्या बोले? आंसर तो कुछ और है स्टूडेंट। आंसर है 10 डिग्री। बाकी लोग को भी सॉल्व करने दीजिए, हो सकता है आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ हो। पहले आप कुछ खुद से कुछ सपोज कीजिए, किधर से करंट आएगा किधर जाएगा। यहाँ देखिए, क्या आप लोग सपोज करके बना रहे हैं? यहाँ से आएगा राइट, और I1 आया और इधर यहाँ से जाएगा। मुझे भी नहीं पता है, बोलिए। हाँ, एक मिनट, सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे I2 मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। I3 मान लीजिए, जो आप सपोज किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गया, क्या हो गया? निगेटिव हो गया, बात कोई बात नहीं, तब डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, बट इसमें टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ये नहीं सोचिए कि हाँ इधर से भी शायद कुछ करंट आएगा इधर जाता, क्योंकि आपको, एक मिनट, आपको नहीं ना पता है, आपको इस जंक्शन का टेम्परेचर ही नहीं पता है, ये सब के लिए। लेकिन जनरली इस चीज़ से बचते हैं कि सारे इनकमिंग करंट और सारे आउटगोइंग करंट नहीं मानते हैं, करेक्ट, इस चीज़ से बचते हैं। बट ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 10 डिग्री हो जाता। कितना? 10 डिग्री। तब तो करंट इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर से, और यहाँ दोनों जगह का हीट करंट फिर इधर जाएगा। लेकिन अगर इसका आंसर 15 रहेगा, देन ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि इसका वैल्यू 15 डिग्री हो जाए, तो इसका वैल्यू अगर 15 डिग्री हो जाएगा, 15 लेट अस सपोज, तो यहाँ से यहाँ तो आएगा, बट 15 से 12 के बीच में ये लोअर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट आपको पहले से आंसर पता है क्या? नहीं पता है तो आप सपोज करके बनाइए। आंसर 10 ही है। आंसर कितना है? 10 है। अब देखिए, एक मिनट, अब 10 हो गया, तब इसका जो आप I2 माने हैं, करेक्ट, तो I2 अब निकालिएगा तो I2 निगेटिव नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? हाँ या ना? क्योंकि आप I2 माने हैं तो क्या कीजिए, आप किए होंगे T-12 किए होंगे, पर T-12 की जगह तो यहाँ पे I2 अब पॉजिटिव रहा या निगेटिव रहा? निगेटिव रहा। इसका मतलब आपका एजम्पशन गलत हो गया, इधर से भी करंट आएगा, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले कुछ मान लीजिए, लेकिन इसका मतलब है कि बट इस चीज़ से बचिए, सारे करंट को इनकमिंग या सारे करंट को आउटगोइंग नहीं बनाएंगे, ऐसा रूल माना जाता है। मतलब अगर यहाँ पे जंक्शन पे 3 वायर है तो उसमें से कोई एक करंट को इनकमिंग रखिए, बाकी करंट को क्या मानिए? आउटगोइंग मानिए। और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, किधर से किधर जाएगा या नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक आंसर में आ जाएगा। करेक्ट है ना? ओके एवरीवन, तो आप लोग सिर्फ एक लाइन 11th क्लास को बच्चे क्या लिख लीजिए, जंक्शन रूल बोल कर लिख लीजिए। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। और उसके बाद मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इसमें करंट का फ्लो I1 50 डिग्री से जंक्शन की तरफ हो रहा है, और इसमें I2 जंक्शन से इसके तरफ हो रहा है, इसमें भी जंक्शन से इसके तरफ। ये मेरा एग्जाम्पल है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3? दिस इज माई एग्जाम्पल, राइट?
और I1 के लिए क्या लिखेंगे, इस जंक्शन का टेम्परेचर को T मान लेते हैं, T डिग्री। तो I1 के लिए लिख सकते हैं 50 माइनस टी और डिवाइडेड बाई R क्या है स्टिल ना, इक्वल टू T माइनस 12 डिवाइडेड बाई R एल्युमिनियम प्लस T माइनस 4 और डिवाइडेड बाई R कॉपर। देखिए तो यहाँ तक मैंने सही लिखा, सही है ना। और R स्टील के लिए क्या लिखिएगा, R के लिए तो यहाँ पे यही लिखेंगे ना, रो L बाई ए। भाई ए तो सबका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ नहीं तो L बाई ए सबका कैंसिल होते चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, और 1 बाई रो ऊपर में के जाकर बन जाएगा। फिर भी लिखते हैं रो L बाई ए इक्वल टू, ये आसान क्वेश्चन था बट इसमें सीखने वाला बस इतना ही था, रो एल्युमिनियम L बाई ए अब प्लस T माइनस 4 बाई रो कॉपर L बाई ए। ये टर्म तो सबका कैंसिल और इस टर्म को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, के स्टील 50 माइनस टी इक्वल टू T माइनस 12 अब प्लस सॉरी के एल्युमिनियम T माइनस 12 अब प्लस के कॉपर T माइनस 4, T माइनस 4। यहाँ से सॉल्व कीजिए, सबका के का वैल्यू पुट कर दीजिए, T का वैल्यू आएगा 10 डिग्री। अब आप कहाँ पे रॉन्ग हो गए अपने जंक्शन में, मतलब हम लोग का आंसर सही है बट हम लोग का इसमें जो करंट का डायरेक्शन दिखाए हैं वो करंट का डायरेक्शन अब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब I2 निकालेंगे तो I2 आपका क्या हो गया, 10 माइनस 12 बाई R, N निगेटिव हो गया है, तो वैल्यू इसका मतलब वैल्यू वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो एक्चुअल में एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे जो जंक्शन पे कहाँ से हीट करंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये भी तो हो सकता है लास्ट में पूछा जाए। तो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, जाएगा कहाँ, इज कंपल्सरी की ऑलवेज ऐसा रहेगा। ये चांस की बात है, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों पॉइंट को देख लीजिए, ये चांस की बात ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था 15 डिग्री आ जाए आंसर, तो 15 डिग्री आता तब तो हम लोग सही हो जाते, इसे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग ले लिए जंक्शन लॉ पे, इसमें इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। तो आप लोग का 27 कैसे आंसर आ गया था, तो 1 बाई रे ऊपर 1 बाई रो ऊपर में जाके के बन जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन था। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन। आप लोग एक नाम सुने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं 12th क्लास के बच्चे और ड्रॉपर तो नहीं सुनेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। 11th क्लास का स्टूडेंट नाम सुने, व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए एक छोटा सा थ्योरी आप लोग के लिए, ठीक है। ये बाद में क्लास 12th में जाइएगा तो इसको मैं बहुत बढ़िया से प्रूफ कर देता हूँ, अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, ठीक है।
ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4 और ये है R5। तो अगर यहाँ पे जी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, नाम सुने गैल्वेनोमीटर? ये तो पक्का सुने होंगे। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें थोड़ा भी करंट का फ्लो अगर होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है। करेक्ट? एक कोई डिवाइस है जिसमें थोड़ा भी करंट का फ्लो होगा ना तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। करेक्ट? तो इफ़ R1/R2 दिस बाय दिस, अगर यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर वाला ही लीजिएगा, इक्वल टू R3/R4 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सर्किट। इसी का नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? यही बोला जाता है ना स्टूडेंट, 12th क्लास का स्टूडेंट। तो उस केस में अगर दिस रेशियो, दिस बाय दिस का रेशियो दिस बाय दिस का रेशियो बराबर होता है तो ये जो R5 है ये यूजलेस हो जाता है। यूजलेस का मतलब रेसिस्टर सर्किट में है और उसके थ्रू करंट ही नहीं जा रहा है, तो यूजफुल या यूजलेस? यूजलेस। इसका मतलब है कि फिर इसका यहाँ पे कोई काम, अभी तो 11th क्लास के बच्चे बस इतना ही जानिए, इतना से यहाँ पे लाइफ बन जाएगा। इसका कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए, एक मिनट, इसका कोई काम नहीं का मतलब इसमें करंट का फ्लो, और करंट का फ्लो कब नहीं हो सकता? किसी रेसिस्टर के अक्रॉस। अप्लाई योर कॉमन सेंस। इसका मतलब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर इस सर्किट में बाकी में करंट जा रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, और टेम्परेचर के टाइम बोलेंगे यहाँ का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर के टाइम में क्या बोलेंगे? तो इसको यहाँ से हटा देंगे, जो काम का नहीं है उसको वहाँ से हटाइए। राइट? जब काम का ही नहीं है तो रखने से फ़ायदा क्या है? तो इसका मतलब है कि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो यहाँ इस दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा वो मेरा रेसिस्टर काम का, तब ए और ए क्या हो जाएगा? सीरीज में। ए और ए क्या हो जाएगा? सीरीज में। और वापस ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। थ्योरी समझ में आया या दोबारा एक बार बोलें? ये दोनों किस में हो जाएगा? सीरीज। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा सर? R1 प्लस R3। ये दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज में। इसका आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा? R2 प्लस R4। और ए आर्म और ए आर्म आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट, ओवरऑल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका R इक्विवेलेंट 1 बोलते हैं और इसको R इक्विवेलेंट 2 बोलते हैं। R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2 और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। ये स्पेशली मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाया। समझ में आ गया? बोलते ही नहीं है भाई। नहीं, आप लोग तो बोल रहे हैं ना, एकदम परमानेंटली म्यूट कर देते हैं मुझे। 11th क्लास का स्टूडेंट, 12th क्लास के बच्चों को सब कुछ ये पता है। आपके लिए थ्योरी पढ़ाया हूँ। तो बोलना है ना, हाँ या ना। तो इस टाइप पे, इस पे अगर क्वेश्चन लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में तो आप समझ पाएंगे, बन जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रखिए। अभी लाइन पे बने रहिएगा 11th क्लास का स्टूडेंट।